हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सर्वेइंग फर्स्ट की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इस पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सर्वे की डेफिनेशन को डिस्कस किया था एंड दूसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग को डिस्कस किया था। जितने भी टाइप के सर्वे होते हैं सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले पार्ट में। और आज के इस लेक्चर में हम तीसरा टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग से स्टार्ट करेंगे एंड आज ही के इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में, यानी सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। अब सर्वे के बेसिक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रिंसिपल होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आपका ज़रूर पूछा जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पहले चैप्टर से अगर कुछ पूछा जाता है तो एक तो आपका प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे में अंतर पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में करा दिया था, और दूसरा टॉपिक सर्वेइंग के बेसिक प्रिंसिपल पूछता है। तो इन दोनों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर करें। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में। तो सर्वे के केवल 2 सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला तो हो गया वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या? वर्किंग मतलब होता है हम सर्वे का जो कार्य कर रहे हैं। वर्किंग मतलब कार्य। ठीक है, सर्वे का कार्य हम कहाँ से करेंगे? फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी होल से पार्ट की ओर करते हैं। यानी एक बड़ा सा एरिया होगा, उस बड़े से एरिया को छोटे छोटे एरिया में बांट करके हम सर्वे करते हैं, यानी संपूर्ण से खंड की ओर सर्वे कार्य। ठीक है, सर्वे कार्य, ये हो गया हमारा पहला प्रिंसिपल। ध्यान रखना, होल टू पार्ट होता है, पार्ट टू होल नहीं होता है। होल टू पार्ट, बड़े से छोटे की ओर, यानी संपूर्ण से खंड की ओर सर्वे कार्य करना। ठीक, दूसरा जो प्रिंसिपल होता है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है? लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स। यानी हमें अगर कोई एक नया पॉइंट लोकेट करना है, क्या करना है? एक नया पॉइंट लोकेट करना है। लोकेट का मतलब हो गया एक नए बिंदु की हमें स्थिति निर्धारित करनी है। तो हम किसकी हेल्प से करते हैं न्यू पॉइंट की? फ्रॉम एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स, यानी कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की सहायता से हम कोई भी नया पॉइंट निर्धारित करेंगे। ये दूसरा सर्वे का प्रिंसिपल होता है। नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना। संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट एक ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है सब कुछ। ठीक है, उनकी लोकेशन पता होती है, उनके बीच की दूरी पता होती है। तो जिन पॉइंट के बारे में हमें पहले से पता होगा, ज्ञात होगा, उन्हें रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम एक नए पॉइंट को लोकेट करते हैं। यह दूसरा सर्वेक्षण का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये तो इनके नाम हो गए और उम्मीद है आप लोग नाम इनके याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब पहली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसको समझते हैं। यानी हम संपूर्ण से और खंड की ओर कार्य कैसे करते हैं, इसको समझिए ध्यान से। सपोज आपके पास कोई एक बड़ा सा एरिया है। ठीक है, लाइक डैट, ये कोई भी एरिया है आपके पास एक बड़ा सा। ठीक, इतना बड़ा काफ़ी है। ठीक है, ये एरिया था। अब आप क्या करेंगे? मतलब ये कोई क्षेत्र है जिसका आपको सर्वे करना है। ठीक, ध्यान से सुनेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। फिर मैं लास्ट में आपको इसके 3-4 पॉइंट है उन्हें लिख दूंगा, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ये क्या हो गया? आपके पास कोई एरिया है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इस एरिया को एक बड़े से ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे, या एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दो या 2-3 ट्रायंगल बना दो बड़े बड़े। ठीक है, तो हम इस एरिया को बड़े ट्रायंगल में बांट देंगे। सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने सपोज यहाँ लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? ABC, ये कंट्रोल पॉइंट बना दिए। इन कंट्रोल पॉइंट को ही हम कहते हैं स्टेशन। सर्वे की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन। ठीक है, स्टेशंस, हिंदी में भी स्टेशन कहेंगे। तो हमने क्या कर दिया? ये हमने स्टेशन निर्धारित कर दिए कुछ। ठीक है, सर्वे स्टेशन होते हैं ये। अब हमने इन सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली लाइनें खींच दी। सपोज इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, इस तरह से। तो हमारा क्या बन गया? एक बड़ा सा ट्रायंगल बन गया। आप एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लो, 2 बना लो, बीच में से एक और लाइन खींच करके आप 1-2 ट्रायंगल बना सकते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? जो भी हमारा फील्ड होगा उसमें कंट्रोल पॉइंट निर्धारित करके एक बड़ा सा त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, अब इस बड़े से ट्रायंगल का हम करेंगे सर्वे। क्या करेंगे? पहले हमने क्या किया? बड़ा ट्रायंगल बना लिया, बड़े त्रिभुज या त्रिकोण कह दो आप,
बड़े त्रिकोण हमने बना दिए और इन बड़े त्रिकोण का करते हैं सर्वे। क्या करते हैं? इनका सर्वे करते हैं। जब इनका सर्वे करेंगे तो हमें इनका सर्वे बहुत शुद्धता के साथ करना होगा। कैसे करना होगा? बहुत ज़्यादा शुद्धता के साथ। शुद्धता मतलब प्रिसीजन के साथ, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ करना होगा, बहुत शुद्धता के साथ हम इसका सर्वे करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गया आपका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट सभी को समझ आ रहा है? हम संपूर्ण क्षेत्र पर कुछ कंट्रोल पॉइंट निर्धारित करके बड़े त्रिकोण बनाते हैं और उन त्रिकोणों की भुजाओं का बहुत शुद्धता के साथ सर्वे करते हैं। भुजाओं का अच्छा सर्वे करने से मतलब क्या? नापतोल करेंगे। ठीक है, यानी हम इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी नापेंगे, बी से सी के बीच की, सी से ए के बीच की, इस तरह हम दूरियां मेजर कर रहे हैं, दूरियों को नाप रहे हैं, तो वो हमारा सर्वे करना हो गया। तो हम इनकी भुजाओं का बहुत शुद्धता के साथ सर्वे करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा, अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया था आपने, इस बड़े ट्रायंगल को छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट लेते हैं। क्या करते हैं? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, लाइक डेट मैं इधर बना के दिखा दे रहा हूँ, ये जो बड़ा ट्रायंगल था कौन सा? ए बी सी। ठीक, ये दोनों डायग्राम आपको जरूर बनाने हैं, पहला डायग्राम ये, दूसरा ये। इस बड़े ट्रायंगल को हम छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट लेंगे इस तरह से, ऐसे। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये हो गया। हम ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल में इसको बांट लेते हैं। क्या करते हैं? हम छोटे त्रिकोणों में बांटते हैं। कैसे? छोटे त्रिकोणों में हम इनको बांट लेते हैं। लिख लीजिए, छोटे त्रिकोणों में। पूरे पॉइंट भी डिटेल में लिख दूंगा, फिलहाल समझने के लिए आप समझते रहिएगा। ठीक, छोटे त्रिकोणों में बांटेंगे इनको। अब इन छोटे त्रिकोणों का सर्वे करेंगे। क्या करेंगे? इन छोटे त्रिकोणों का सर्वे करेंगे। अब जब छोटे त्रिकोणों का सर्वे करेंगे तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। जब हम बहुत बड़ी दूरी को मेजर करते हैं तो वहाँ पर हमें शुद्धता का ध्यान रखना होता है। और जब छोटी छोटी दूरी, जैसे मुझे इस पहले वाले ट्रायंगल का सर्वे करना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो बहुत शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, इसमें एरर कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? हम कम परिशुद्धता से भी कर सकते हैं, कम शुद्धता से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सर्वे यानी लेस प्रिसीजन, लेस प्रिसाइज मेथड से कर लेंगे। लेस प्रिसाइज कर दीजिए या लेस प्रिसीजन, कुछ भी लिख दीजिए। तो हम कम शुद्धता के साथ इन छोटे त्रिकोणों का सर्वे कर लेते हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता नहीं होगी। दो पॉइंट, दोनों पॉइंट समझ आ रहा है? तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे यहाँ पर? तीसरा पॉइंट ये होगा कि हम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं? बड़े वाले एरिया को छोटे छोटे एरिया में बांट करके ही सर्वे क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है, कोई एरिया जितना छोटा होगा उसको नापने में हमसे गलती उतनी ही कम होगी, यानी एरर कम होती है छोटे एरिया का सर्वे करने में। और अगर कोई भी एरर, सपोज इस पहले ट्रायंगल की दूरी नापने में यहाँ पर ये एरर होगी, लाइक डेट यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी नापी, कुछ एरर आ गई, लाइक डेट मैंने कह दिया इवन एरर आ रही है, और जब आपने दूसरा नापा, दूसरे में कोई एरर नहीं आई, तो फिर ये वाला एरर फ्री है। तो ये वाली जो एरर है इसके साथ जोड़ करके एक कम, यानी कि कम्युलेटिव एरर नहीं बनाएगी, संचित त्रुटि नहीं बनेगी। जबकि अगर हम बड़े वाले एरिया का, बड़े वाले त्रिभुज का सर्वे करेंगे तो हम जब इस भुजा को नापेंगे तो आपने क्या किया, यहाँ से पहले सपोज आपका टेप या चेन छोटा था, आपने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया, इसमें नापने में कुछ गलती हो गई, फिर यहाँ से आगे और नाप रहे हैं आप इसको, तो ये वाली जो गलती हुई है, ये गलती यहाँ तक टोटल दूरी नापने में जुड़ जाएगी और जुड़ करके एक बड़ी, बहुत बड़ी गलती बन जाएगी, बहुत बड़ी त्रुटि बन जाएगी, जिसे हम कम्युलेटिव एरर कहते हैं। आपको बता देंगे कम्युलेटिव एरर क्या होता है, उसे संचयी त्रुटि कहते हैं। तो वो त्रुटि क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी अगर हम बड़े एरिया का सर्वे कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट करके सर्वे करते हैं, जिससे कि हमारी एरर इसमें एलिमिनेट हो जाए, एरर कम हो। ठीक है, एरर ना हो, ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी आप लोग समझ गए। छोटे त्रिभुज में बांटकर हम सर्वे वर्क इसलिए करते हैं जिससे कि उसमें एरर कम हो, और अगर किसी भी एक त्रिभुज में एरर आ गई है तो दूसरे त्रिभुज के साथ जुड़ करके संचित ना हो। ठीक है, और चौथा पॉइंट आप इसमें क्या हो जाएगा, वहीं अगर हम वर्क करें किधर से, पार्ट टू होल करें। पार्ट टू होल का मतलब छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर सर्वे कर रहे हैं, मतलब बड़े वाले एरिया का सर्वे कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी एरर, अगर कुछ दूरी नापने पे कुछ एरर हो गई, यहाँ से यहाँ तक नापने पे, फिर आगे और नापेंगे तो ये वाली एरर इसमें ऐड होकर के एक संचित त्रुटि बन जाती है। तो ये 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट को मैं आपके सामने लिख देता हूँ जिससे कि आप इन्हें नोट डाउन कर सके अच्छे से। और उससे पहले आप ये दोनों डायग्राम जरूर बना लें पहले प्रिंसिपल के लिए। पहले दोनों डायग्राम को आप बना लीजिए। समझ गए सभी? चलिए मैं इसके कुछ पॉइंट आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। चलिए तो लिख लीजिए इन 4 पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, दोनों लैंग्वेज में पॉइंट लिखे हैं। एक बार मैं रीड और कर देता हूँ आपके साथ साथ, जिससे कि आपको कोई वर्ड अगर समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि सर्वेक्षण में संपूर्ण क्षेत्र को
पहले बड़े आकार की त्रिकोणों में बांट लिया जाता है और इनकी भुजाओं का शुद्धता से सर्वेक्षण किया जाता है। पहला पॉइंट यही बताया था। इंग्लिश में कह सकते हो आप, इन सर्वेइंग एन एरिया इट इज इसेंशियल टू एस्टेब्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स विद ग्रेट प्रेसिजन। ग्रेट प्रेसिजन मतलब एक बहुत अच्छी शुद्धता के साथ हम इन कंट्रोल पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया के अंदर। आगे दूसरा पॉइंट है, अब इन त्रिकोणों को छोटी त्रिकोणों में विभाजित कर लिया जाता है और इनका सर्वेक्षण किया जाता है। मतलब जो ये बड़े वाले त्रिभुज आपने बनाए थे, इनको अब आप छोटे त्रिभुज में विभाजित कर लेंगे और इनका सर्वे करेंगे। इनका सर्वे करने के लिए हमें क्या होता है, छोटे त्रिकोणों के सर्वेक्षण के लिए कम परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, यानी कम परिशुद्धता से भी काम चल जाएगा, आवश्यकता नहीं, कम परिशुद्धता से भी काम चल जाएगा, ठीक है। यानी जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स कैन देन बी एस्टेब्लिश बाय लेस प्रिसीजन मेथड, यानी लेस प्रिसाइज मेथड से भी हम जो छोटे वाले कंट्रोल पॉइंट्स होंगे या छोटे वाले ट्रायंगल्स होंगे उनका सर्वे कर सकते हैं। एंड डिटेल्स कैन बी लोकेटेड आफ्टरवर्ड बाय द मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन, यानी मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन के द्वारा हम इन माइनर कंट्रोल पॉइंट की डिटेल्स को लोकेट कर देंगे बिटवीन कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा, इस सिद्धांत से मापन उपकरणों द्वारा लघु त्रुटियां उसी क्षेत्र में ही सीमित रह जाती हैं जहां ये घटी हैं, यानी जहां पर भी ये त्रुटि होती हैं उस छोटे वाले, जैसे छोटे त्रिभुज का हम सर्वे कर रहे हैं, तो उस छोटे त्रिभुज में जो छोटी त्रुटि हुई है वो उसी क्षेत्र तक सीमित रहेगी, वो दूसरे वाले ट्रायंगल में जुड़ेगी नहीं, ऐड नहीं होगी। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है, तीसरा पॉइंट। और वह संचित होकर बड़ा रूप नहीं ले पाती है, यानी दिस वे द माइनर एरर्स आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड एंड लोकलाइज्ड एंड डू नॉट एक्यूमुलेट, यानी लोकलाइज्ड हो जाती है, यानी कि जहाँ पर हो रही है वो वहीं पर रहेगी, कंट्रोल होती है माइनर एरर, एंड ये एक्यूमुलेट नहीं होती है, ठीक है। एक्यूमुलेट मतलब संचित नहीं होती, बड़ा रूप नहीं ले पाती है। इतना समझ आ रहा है। अगला पॉइंट क्या है, यदि इस सिद्धांत को खंड से संपूर्ण की ओर किया जाए, यानी अगर हम इसको किससे, अब हम होल टू पार्ट ना करके अगर हम इसको पार्ट टू होल करते तो क्या होता, तो यदि हम इस सिद्धांत को खंड से संपूर्ण की ओर किया जाए तो लघु त्रुटि भी बढ़कर अंत में बड़ी त्रुटियां बन जाती हैं और उन पर तब नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है, यानी अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी ये, ठीक है। इंग्लिश में कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड इफ वी वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, अगर हम कार्य पार्ट टू होल करते हैं, जबकि हमारा क्या रूल, ये प्रिंसिपल होल टू पार्ट है, अगर हम होल टू पार्ट ना करके पार्ट टू होल करते, यानी खंड से और संपूर्ण की ओर कार्य करते, तो उस केस में छोटी एरर भी अंत में बढ़ करके बहुत बड़ी हो जाती, जो कि कंट्रोल नहीं हो पाती। तो यहाँ क्या लिखा है, द स्मॉल एरर्स आर मैग्नीफाइड एंड बिकम अनकंट्रोलेबल एट द एंड, और अंत में जाके कैसी हो जाएगी, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, ठीक है, जो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो ये 4 पॉइंट थे फर्स्ट वाले प्रिंसिपल के, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल की ओर, जिसमें एक नया पॉइंट लोकेट करके दिखाएंगे किन्हीं भी 2 रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला वाला प्रिंसिपल। चलिए अब समझते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जिसका नाम है लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स, यानी नए बिंदुओं की स्थिति कम से कम 2 बिंदुओं से निर्धारित करना। तो हम कोई भी एक नया पॉइंट लोकेट करके दिखाएंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट, यानी 2 रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कोई भी एक नए पॉइंट की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे इसमें। सबसे पहले आप सुन लीजिए होता क्या है ये प्रिंसिपल, नाम से स्पष्ट है, क्या है, नए बिंदु की स्थिति, यानी हम नए बिंदु की स्थिति बताएंगे किसकी सहायता से, तो कम से कम 2 बिंदुओं की सहायता से। और ये 2 बिंदु कैसे होंगे, ये रेफरेंस यानी संदर्भ बिंदु होंगे, लिख लीजिएगा, 2 संदर्भ बिंदुओं की सहायता से, 2 संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना, ठीक है। यहाँ लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार नए बिंदुओं की स्थापना कम से कम ऐसे 2 संदर्भ बिंदुओं से की जाती है जो पूर्व में सत्यता से स्थापित हैं। इसके लिए संदर्भ बिंदुओं में उपयुक्त संख्या में लंब खसके तथा क्षैतिज माप तथा कोणीय पैमाइश ली जाती हैं। संदर्भ बिंदुओं का चयन व स्थिति पहले से ही ज्ञात होता है, ठीक है।
इंग्लिश में भी कह सकते हैं द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाय मेजरमेंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 points of references, the position of which have already been fixed or known. Then the desired point can be plotted by making suitable measurement. Or linear measurement refer to horizontal distance measured by chain or tape, and angular measurement refer to magnetic bearing by compass. लिख सकते हैं हम यहाँ पर by compass, ठीक है, कंपास की हेल्प से। तो यहाँ पर आप सुनिए, ये तो थ्योरी पार्ट है, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए एक बारी, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है सबको समझेंगे आप डायग्राम की हेल्प से, तो ये सब कुछ लिखा हुआ क्लियर हो जाएगा अच्छे से आपको। ये तो नोट्स बनाने के लिए आपको लिख दिया था कि नोट्स बना लेंगे आप इसे देख करके। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, टोटल मतलब समझेंगे यहाँ, ठीक। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें कोई एक नया पॉइंट लोकेट करना है। सबसे पहले हम 2 रेफरेंस पॉइंट लेंगे, लाइक डेट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमें इन ए और बी की लोकेशन पहले से ज्ञात है। इन दोनों पॉइंट के बारे में पहले से हमें पता है अच्छे से कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि ये दोनों पॉइंट हमें ऑलरेडी ज्ञात हैं पहले से, ए और बी। ये रेफरेंस पॉइंट थे जिनके बीच की डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता होगी पहले से। लाइक डेट मैंने मान लिया, सपोज इनके बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 किलोमीटर इनके बीच की दूरी थी। अब हम इन दोनों पॉइंट की सहायता से एक तीसरा पॉइंट सी को ही हम लोकेट करेंगे। क्या करेंगे, सी पॉइंट को हम निर्धारित करेंगे यहाँ पर इन दोनों की सहायता से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ए से सी तक की दूरी नाप लेंगे। इस तरह से हमने ए से सी तक की दूरी नाप ली, कुछ भी आई, सपोज मान लिया 1 किलोमीटर आई है ये, और हम फिर बी से सी तक की दूरी नापेंगे, मान लिया 1.5 किलोमीटर है। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये जो सी पॉइंट है ये ए से कितनी दूरी पर था, बी से कितनी दूरी पर था। हमें यहाँ पर ये लीनियर मेजरमेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है। तो हम इस दूरी को नापने के लिए चेन का यूज या फिर टेप का यूज कर सकते हैं। अगले चैप्टर चेन सर्वे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बी से सी तक की डिस्टेंस हमने नाप दी, ऐसे ए से सी तक की डिस्टेंस नाप दी। तो ये जो सी पॉइंट है ये न्यू पॉइंट है हमारा, न्यू पॉइंट, ठीक है। अब फील्ड में हम कैसे करेंगे, फील्ड में सपोज ये 2 पॉइंट आपको पहले से पता थे, आपने कह दिया कि मान लो ये कोई भी आपका जैसे बस स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पर मान लिया बस स्टैंड था ये आपका, या इसके इधर मान लिया आपने कोई पेड़ है, ये ट्री है, इधर ये कोई रोड आपको बताना था, इस बस स्टैंड से ये रोड कितनी दूरी पर है, इस पेड़ से रोड कितनी दूरी पर है। तो अब नया पॉइंट की लोकेशन आप बता पाएंगे इजीली कि इन दोनों पॉइंट से कितनी कितनी डिस्टेंस पर है। एंड अगर आपको एंगुलर मेजरमेंट भी करना है, आपको एंगल भी बताना है कि ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का जो एंगल बन रहा है ये वाला कितना है, एंड बी से सी की तरफ एंगल कितना है। तो आप इसको आप बियरिंग की हेल्प से, मैग्नेटिक बियरिंग की हेल्प से या फिर कंपास की हेल्प से इजीली आप इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको एंगुलर मेजरमेंट पढ़ाया जाएगा, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट आगे पढ़ेंगे, हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप इतना बता दीजिए, इस प्रिंसिपल के बारे में क्लियर है सभी को। सिंपल से याद रखना, हम जब भी कोई नए बिंदु की स्थिति बताएंगे तो हम पहले से ज्ञात 2 बिंदुओं के माध्यम से इसकी स्थिति बताते हैं, और ये दोनों बिंदु हमारे रेफरेंस बिंदु होते हैं, संदर्भ बिंदु होते हैं। रेफरेंस पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिनकी लोकेशन हमें ऑलरेडी पहले से पता होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये न्यू पॉइंट सी यहाँ पर बता दिया। तो आप ये डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। थ्योरी पार्ट आपको समझा ही दिया, और यहाँ पर डायग्राम आप ये वाला बना लीजिएगा। इतना सभी को समझ आया? तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग हमारे दोनों कंप्लीट हो गए। पहला हम समझ चुके, दूसरा समझ चुके। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम एरर के बारे में कि मेजरमेंट में कौन कौन सी एरर होती है। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे फिर मेजरमेंट के मेथड कौन कौन से होते हैं, लीनियर मेजरमेंट हम किस किस सहायता से कर सकते हैं, एंगुलर मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। देन आफ्टर फिर हम उसके बाद स्केल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। मेजरमेंट में जो एरर होती है उन एरर के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको हटा रहे हैं और अगली हेडिंग लिखते हैं। चलिए समझते हैं अब चौथा टॉपिक, एरर्स इन सर्वेइंग, यानी सर्वेक्षण में त्रुटियां। कौन कौन सी एरर होंगी सर्वे वर्क करते समय, उनकी बात करते हैं। तो 4 टाइप की एरर आपके सामने लिखी हुई है, एंड एक और जो एरर है इसको समझाने के बाद समझा देंगे, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी एरर है नेचुरल एरर, यानी प्राकृतिक त्रुटि। अब प्राकृतिक त्रुटि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी एरर जो प्रकृति के कारण होती है, प्राकृतिक त्रुटि कहलाती है, ठीक है। प्रकृति के कारण से मतलब क्या है, जब आप सर्वे कर रहे हैं और सर्वे ऐसे मौसम में कर रहे हैं जब मौसम खराब है, बहुत तेज़ धूप है या बरसात का मौसम है या आंधी है
या टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, तब जो एरर आएंगी वो कौन सी एरर होगी, नेचुरल एरर। ठीक है, तो लिखा हुआ है सर्वेक्षण कार्य में यह त्रुटि खराब मौसम, आंधी, ताप, वर्षा, तेज धूप आदि के कारण होती है। ये हो जाएगी नेचुरल एरर। क्लियर है? इतना शब्दों से ही पता चल रहा होगा आपको। इंग्लिश में आप खुद से लिख सकते हैं, इसको ईजी है। थोड़ा टाइम बचाने के लिए और जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने केवल हिंदी में लिख दिया है। खराब मौसम आप जानते ही किसे कहते हैं। ठीक है, आंधी, ताप, वर्षा, तेज धूप, इन सब की इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इजीली इसको। ठीक, बाकी गूगल कर सकते हैं आप समझने के लिए। दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब हो गया आपको उपकरणीय त्रुटि। अब आप खराब उपकरण से ही अगर सर्वे करेंगे तो उसमें जो एरर आएगा वो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। बिल्कुल सिंपल सा समझ लेंगे आप इजीली। यानी आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं सर्वे करने के लिए जो खराब है, गलत है, तो वो रीडिंग भी गलत देगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दोषपूर्ण तथा गलत उपकरण। कैसा, दोषपूर्ण तथा गलत उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण करने से यह त्रुटि होती है। ये बहुत सिंपल एरर है, ऊपर की दोनों आपको इजीली समझ आई होंगी। तीसरा पर्सनल एरर, नाम से पता चल रहा है पर्सनल एरर यानी व्यक्तिगत त्रुटि। अब कोई भी जो व्यक्ति सर्वे कर रहा है, जिसे हम सर्वेयर कहते हैं, सर्वेक्षक कहते हैं, सर्वे करने वाले व्यक्ति को सर्वेयर कहा जाता है, सर्वेक्षक। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति सर्वे कर रहा है यानी सर्वेयर है, अगर उसकी दृष्टि कमज़ोर है यानी कि उसको ठीक से दिखाई नहीं देता और फिर भी वो सर्वे वर्क कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जैसे सपोज 2 पॉइंट है कोई भी, लाइक डेट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ पर इन दोनों के बीच की आपको दूरी नापनी है। ठीक है, और जिससे कहा गया कोई सर्वे कर रहा है, 2 सर्वेयर है आपके पास, तो जैसे एक तो यहाँ हो गया व्यक्ति जिसने टेप या फिर चैन को यहाँ से पकड़ लिया, दूसरा व्यक्ति यहाँ पकड़ेगा। अब उसको थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा पॉइंट कहाँ पर है, उसकी दृष्टि कमजोर है, तो वो क्या कर लेगा, यहाँ की जगह थोड़ा आगे पकड़ लेगा या पीछे पकड़ लेगा। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत एरर हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी थी, यहाँ से यहाँ तक उसने थोड़ा पहले पकड़ लिया इसको या थोड़ा बाद में पकड़ा, तो ये भी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। एंड किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है कोई व्यक्ति, वो सर्वे कर रहा है, तो उसके कारण भी पर्सनल एरर हो सकती है। तो पढ़ सकते हैं आप सर्वेक्षक। सर्वेक्षक मतलब सर्वे करने वाला व्यक्ति। सर्वेक्षक का क्षेत्र कार्य के लिए स्वस्थ ना होना यानी उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तब वो सर्वे कर रहा है। एंड कमज़ोर दृष्टि या लापरवाही से कार्य करने से यह त्रुटि होती है। कोई भी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा लापरवाही से कार्य कर रहा है यानी केयरलेस है, वो अपने काम को लेकर ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो वो भी क्या होगा, पर्सनल एरर ही होगा। यानी कि जो व्यक्ति सर्वे करता है उस व्यक्ति की गलतियों के कारण जो सर्वे हो रहा है, वो जो एरर आ रही है उसको कहेंगे पर्सनल एरर। इजीली आप लोग इसे लिख सकते हैं। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा सभी को। अब जो ये कॉमुलेटिव एरर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। तो ऊपर के 3 उम्मीद है आपको समझ आ गए, इन्हें लिख लीजिए आप, मैं इसको रफ करके फिर ये कॉमुलेटिव एरर आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए अब कॉमुलेटिव एरर को समझेंगे। ठीक, डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे जिससे क्लियर हो जाए आपको अच्छे से। कॉमुलेटिव मतलब होता है संचित यानी संचयी त्रुटि, संचयी त्रुटि। अब देखो आपके पास कोई 2 पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट ये है ए और दूसरा पॉइंट ये है बी। मान लो ये कोई सड़क है, रोड है, या फिर आपको यहाँ पर रोड बनाना है ये वाला, और आपको ये दूरी मेजर करने को दे दी गई। मान लिया मैंने कि ये जो दूरी थी हमारी कितनी थी, ये सपोज 60 मीटर है। ठीक है, पहले से हमें पता है लेकिन हम फिर भी नाप रहे हैं इसको, ये 60 मीटर थी पहले से। ठीक, हमें इतना पता था। अब हमने कहा आप इस दूरी को मेजर कीजिए। आपने एक चैन ले ली 20 मीटर की, कितने की, 20 मीटर वाली चैन ली और आपने दूरी को नापना स्टार्ट किया। सपोज आपने यहाँ से लेके यहाँ तक नापा पहली दूरी, यानी एक बार चैन यहाँ से यहाँ तक रख दिया आपने। ठीक, या यहाँ ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। अब आपने क्या किया, जब आप मेजर कर रहे हैं तो आपने यहाँ नाप दिया, दूसरा आपने यहाँ देखा, यहाँ मेजर किया, तीसरा आपने यहाँ मेजर कर दिया। पता चला कि जो आपकी ये चैन थी ना, है तो 20 मीटर की लेकिन ये छोटी थी, गलती से ये छोटी थी। सपोज 19.9 मीटर की थी, ये पूरी 20 मीटर ना होकर के 19.9 मीटर की थी। तो जब आप दूरी नापेंगे तो आप तो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ तक नापी 20 मीटर, लेकिन ये दूरी कम नापी गई। क्यों कम नापी गई, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आपको देखने से पता चल रहा है जो चैन थी आपकी छोटी थी, चैन जो थी छोटी थी तो यानी इसने यहाँ से यहाँ तक ही बिठा दिया 20 मीटर। दूसरा फिर 40 नापा आपने तो यहाँ पर 40 हो गया, जबकि ये कम होगा, 19.9 प्लस 19.9 आएगा। फिर यहाँ नापेंगे आप तो यहाँ पर 3 बार में इन्होंने कह दिया 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक बैठ गई। एक्चुअल में तो ये यहाँ से यहाँ तक थी 60, ए से बी तक,
लेकिन आपने छोटी चेन से नाप दिया है, तो छोटी चेन से नापने पर 60 तो यहीं तक हो गया, फिर आपने आगे को थोड़ा और नापा है, तो सपोज 60 मीटर को इसने 60 से भी ज़्यादा बिठा दिया नापने पे, छोटी चेन थी इसलिए। समझ पा रहे हैं, वास्तविक माप से भी ज़्यादा माप हो गई है। 60 तो यहाँ तक मेजर कर दिया, मान लो 1 मीटर और हुआ तो इसने कितना 61 मीटर नाप दिया, किसने, इस चेन ने, 20 मीटर की चेन ने। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, इधर देखिए ध्यान से। सबसे पहली चीज़, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 20 मीटर था, यहाँ तक था 20 मीटर, ये वाला 20 मीटर, और अगला 20 मीटर मान लो ये था, सुनेंगे ध्यान से, अगला 20 मीटर ये था, और फिर अगला 20 मीटर इधर ये था, 20 मीटर इधर को ले लो, सपोज यहाँ ले लिया आपने, ये 20 मीटर था, ठीक है। मान लो 3 20-20 मीटर के पॉइंट थे, ये वाला और ये वाला, ये 3 20 या 60 होगा इस तरह से। अब आपने एक 20 मीटर की चेन ली और आपने उससे नापना शुरू किया, और आपको पता है वो चेन 20 मीटर ना होकर के 19.9 मीटर की थी, छोटी चेन थी। तो आपने जब यहाँ पर रखा इसको, तो ये क्या होगा, 19.9 थोड़ा सा पहले बैठ जाएगा यहाँ पर। तो कुछ देखो यहाँ पर एरर आ गई, थोड़ी सी, कितनी एरर आई, 0.1 मीटर की एरर आ गई, ठीक है, 0.1 मीटर की एरर यहाँ आ गई। अब आपने फिर यहीं से आगे दूरी नापी, यहाँ पर जब यहाँ पर नापेंगे तो 0.1 मीटर की तो ये हो गई, आगे फिर से आपने यहाँ नापा तो और एरर बढ़ गई थोड़ी सी और, इतनी, और इसका जस्ट डबल हो गया यहाँ तक, ठीक। फिर और नापा आपने यहाँ तक, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जितनी एरर ये थी आगे फिर उतनी एरर और जुड़ी, फिर और जुड़ी, तो जो एक बार एरर आ गई वो आगे तक एरर जुड़ती जा रही है, जुड़ के क्या हो रही है, वो कम्युलेट होती जा रही है, यानी संचित हो रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहता है, संचयी त्रुटि एक ही दिशा में बढ़ती है और संचित होती रहती है। यानी जैसे यहाँ पर थोड़ी सी एरर हुई, फिर उसके बाद आगे आपने दोबारा नापा तो और बढ़ गई है, और बढ़ गई, तो एक ही दिशा में नाप तो बढ़ती जाती है। अब ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर यहाँ पर चेन कैसी होती, बड़ी होती, सपोज डेट 20.1 मीटर की होती, तब ये क्या करता, 20 मीटर यहाँ तक था ना, फिर यहाँ पर 20 मीटर बिठाता है, तो क्या हो रही है, इस बार वास्तविक से ज़्यादा दूरी नाप दे रहा है। तो सिंपल भाषा में समझिए, जब हम कोई भी बड़ी दूरी नापते हैं तो पहले हमने दूरी नापी, छोटी सी एरर आ गई उसमें, फिर आगे वहीं से आगे और नाप रहे हैं तो फिर और एरर बढ़ती जाएगी, तो एरर बढ़ते बढ़ते क्या होगी, कम्युलेट होती जाएगी, संचित होती जाएगी। तो ऐसी ही एरर को हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव एरर कहते हैं, संचयी त्रुटि कहते हैं, जो एक ही दिशा में बढ़ती जाती है या फिर घटती जाती है। तो यहाँ लिखा है, संचयी त्रुटि एक ही दिशा में बढ़ती है और संचित होती रहती है। इस त्रुटि के कारण सर्वेक्षक कार्य के माप मतलब मेजरमेंट, या तो एक्चुअल मेजरमेंट से अधिक होती है या फिर कम होती है, ठीक है, या फिर क्या होती है, कम होती है। ये सभी को समझ आ रहा है। तो जो त्रुटि किसी माप को वास्तविक से बढ़ा दे उसे पॉजिटिव एरर कहेंगे, यानी धनात्मक त्रुटि कहते हैं, और जो त्रुटि किसी माप को वास्तविक माप से कम कर दे उसे नेगेटिव त्रुटि कहेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो टाइप की होती हैं, कैसी कैसी, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। जैसे मैंने कहा, अभी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये 60 मीटर था, ठीक है। आपको इसको मेजर करना था, आपने क्या किया, आपने छोटी चेन ले ली, छोटी का मतलब आपने 19.9 मीटर की चेन ली और इससे आपने मेजर करना शुरू किया। आपने यहाँ से यहाँ तक नापा, हालांकि आपको पता नहीं है ये 19.9 की, आपको पता है 20 मीटर की, लेकिन वास्तव में ये थोड़ी छोटी चेन थी। तो आपने पहले नापा, कह दिया 20 मीटर यहाँ हो गया, दूसरा नापा कह दिया 40 मीटर हो गया, तीसरा नापा कह दिया 60 मीटर, यहाँ तक 60 हो गया, फिर आगे और नापा आपने, मान लिया 1 मीटर और बढ़ गया आगे कोई, तो 61 मीटर। 60 मीटर था लेकिन क्या कर दिया, 61 मीटर दूरी आ गई नापने पर। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअल से बढ़ जा रही है वैल्यू, जो आपकी एक्चुअल मेजरमेंट था उससे भी अधिक वैल्यू आ रही है। तो डेट मीन्स एरर कैसी होगी, पॉजिटिव एरर होगी, धनात्मक त्रुटि। कितनी एरर आई, 1 मीटर की एरर आ गई, 1 मीटर ज़्यादा दूरी नाप दी इसने, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे नोट में भी लिखा है, यदि टेप छोटा है, टेप हो या चेन हो, अगर वो छोटा है तो क्या होगा, पॉजिटिव एरर होती है। पॉजिटिव हो रही है, देख लो 20 मीटर की जगह हमने 19.9 मीटर की चेन का यूज कर लिया, चेन या टेप का, तो ये छोटा है तो इसने 60 की जगह 61 मीटर बिठा दिया, इसने 60 तो यहीं बिठा दिया, 60 तो यहीं तक बैठ गया यहाँ तक। अब इससे आगे ये वाली दूरी और एक्स्ट्रा हो गई, सपोज 1 मीटर एक्स्ट्रा थी, 2 मीटर, जितनी भी एक्स्ट्रा थी वो एरर आ गया इसमें। ये सभी को समझ आ रहा है ना इतना। आगे ये भी लिखा, यदि टेप बड़ा है तो नेगेटिव एरर होगी, ठीक है। तो ये कॉम्युलेटिव एरर के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको कंपनसेटिंग एरर और समझा दूं, उसके बाद आपका ये एरर टॉपिक भी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आप अगली हेडिंग लिख लेंगे, 5वीं हेडिंग, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर, ठीक। कंपनसेटिंग को हिंदी में कहते हैं प्रतिकारी त्रुटि, प्रतिकारी त्रुटि। कंपनसेट करना मतलब एक डायरेक्शन में बढ़ेगी, दूसरी में घटेगी, और एक दूसरे को
काटती चली जाएगी। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करना है, सपोज मुझे इस पॉइंट से इधर को मेजर करना है, इधर जाना है, और इस पॉइंट से इधर भी मेजरमेंट करना है। सपोज मैंने इधर मेजरमेंट किया तो इधर तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इधर देखा वैल्यू घटती जा रही है। फिर अगर हम टोटल ओवरऑल देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई, तो जितनी एक्चुअल थी उतनी ही बैठ जाएगी हमारी। ये कंपनसेट होकर के क्या हो गई, हमारा कैंसिल हो गया, एक तरफ बढ़ रही है दूसरी तरफ घट रही है, तो कैंसिल होकर के जो एक्चुअल मेजरमेंट है हमें वही मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो थ्योरी है मैं आपको स्लाइड में शो कर दे रहा हूँ, वहाँ से देख देख के आप लिख लीजिए। इसमें लिखा है इस प्रकार की त्रुटि कभी एक दिशा में तो कभी दूसरी दिशा में घटती है और इस प्रकार एक दूसरे को स्वयं ही काटती रहती है। परिणाम स्वरूप प्रतिकारी त्रुटि का अंत में प्रभाव नगण्य हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग एरर हो गया। तो आपका ये एरर वाला पार्ट कवर हो चुका है पूरा। अब इसके बाद थोड़ा सा मेजरमेंट और देख लेते हैं हम कि हम लीनियर मेजरमेंट कौन से उपकरण से करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट कौन से उपकरण से करते हैं। देन आफ्टर आपको स्केल पढ़ा देंगे, फिर कवर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं पांचवा टॉपिक, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट यानी मापन की विधियाँ। दो तरह का मेजरमेंट है, एक लीनियर मेजरमेंट, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट करने के ये कुछ मेथड है। मेथड में क्या है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं जिनसे हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनसे हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, कोणीय माप करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट एक तो हम कदम गिन के कर लेते हैं। ठीक है, जब हम पैरों से चल करके कदम गिन के इस तरह से तब मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जो कदम गिनकर मेजरमेंट करते हैं उसको कहते हैं पैसिंग। क्या कहते हैं, पैसिंग। तो एक सामान्य मनुष्य के एक कदम की औसत दूरी होती है 75 से 80 सेंटीमीटर। कितना, 75 से 80 सेंटीमीटर होता है एक पैस बराबर। ठीक है, तो पैसिंग हो गया ये। दूसरा कदम मापी होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पैसोमीटर कहते हैं। तीसरा हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट करने का परिभ्रमक होता है ना, परिभ्रमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरम्बुलेटर। और चौथा होता है पेडोमीटर, इंग्लिश में भी इसको पेडोमीटर बोलते हैं। पांचवा गति मापक यानी स्पीडोमीटर होता है। और छठा है हमारा चेन एंड टेप यानी जरीफ तथा फीते। चेन की हिंदी जरीफ होती है, टेप की हिंदी फीते होते हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे, जिससे हम क्या करते हैं, रेखीय दूरी नापते हैं। तो जब भी लीनियर मेजरमेंट के बारे में पूछेगा इन सब के नाम लिख के आ जाइएगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट कोणीय माप किसके द्वारा करते हैं, सबसे पहले हम कंपास के द्वारा करते हैं। कंपास सर्वे चैप्टर का नाम भी है, वहाँ आपको पढ़ाएंगे अच्छे से इसके बारे में। थियोडोलाइट से करते हैं, थियोडोलाइट आप सर्वे सेकंड में पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में। ठीक है, आई थिंक 5वें सेमेस्टर में है ये। और एक है आपका तीसरा एंगुलर मेजरमेंट के लिए बॉक्स सेक्सटेंट। ठीक है, तो ये आपके तीन हो गए एंगुलर मेजरमेंट जिनसे करते हैं। तो मेजरमेंट में सिर्फ इतना ही था, इनके नाम आपको लिख करके याद कर लेने, सिंपल। अब एक लास्ट टॉपिक आपको समझा देते हैं जिसमें स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं स्केल। चलिए लास्ट टॉपिक समझ लीजिए, पैमाना यानी स्केल। स्केल किसे कहते हैं, पैमाने का मतलब क्या, देखिए सिंपल बिल्कुल। नक्शे पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा क्षेत्र पर ली गई तद अनुरूपी दूरी के बीच स्थिर अनुपात को पैमाना कहते हैं। मतलब जो स्केल होता है वो एक रेशियो होता है। स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है किस किस के बीच में। जैसे ग्राउंड पर कोई ये डिस्टेंस थी, कहाँ पर, ग्राउंड पर। ठीक है, मान लो ग्राउंड पर ये डिस्टेंस थी 5 मीटर। अब आपको नक्शा बनाना है कोई, तो 5 मीटर पूरा लंबी 5 मीटर की लाइन तो खींचेंगे नहीं आप, क्योंकि इतनी बड़ी तो आपके पास चार्ट पेपर भी नहीं होता। तो ये जो डिस्टेंस ग्राउंड पर है, इस ग्राउंड की डिस्टेंस को मैप पे हम कितना खींचेंगे वही हम स्केल मान करके खींच लेंगे। सपोज मैंने इस 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान करके ग्राउंड उस पर मैप पे खींच दिया इसको, तो हम क्या कह देंगे, स्केल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा मैप वाली डिस्टेंस हो जाएगा। कौन सी, मैप डिस्टेंस अपॉन में जितनी भी ग्राउंड पर डिस्टेंस थी, ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्केल कहते हैं। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है, स्केल मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। जैसे मैप पर था, ग्राउंड पर था 5 मीटर और हमने इसको मैप पर मान लिया 1 सेंटीमीटर, नक्शे पर हम 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। ये हमारा एक स्केल हो गया। समझ पा रहे हैं सभी। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, नक्शे पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी। ये नक्शे पर दूरी होगी मैप डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर तथा क्षेत्र पर ली गई दूरी के बीच स्थिर अनुपात को पैमाना कहते हैं। ये इस पर क्षेत्र पर दूरी है, ये मैप पर दूरी थी, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं।
पैमाना स्केल बराबर, स्केल क्या हो गया आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, ये एक एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, ठीक है। इसी को हम सेम यूनिट के पदों में अगर लिख लें, सेम यूनिट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करके लिख के दिखा दूं, मीटर को भी अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज करके लिख दें, जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो ये है ही, और जो 5 मीटर है उसको कितना कर देंगे 500 सेंटीमीटर। जब हम क्या करेंगे यूनिट सेम कर देंगे ऊपर नीचे की, या दोनों साइड की यूनिट सेम कर देंगे, तो ये हमारा RF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन कहते हैं। तो पैमाने को हम माप की इकाई में प्रदर्शित ना करके, यानी हम इस यूनिट में, यानी जो आपको यहाँ मात्रक दिखा रखा है यूनिट, इसमें प्रदर्शित ना करके अनुपात के रूप में भी दिखा सकते हैं, जिसे हम निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, शॉर्ट में RF कहते हैं। ये आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा इसके बारे में, स्केल एक चैप्टर था पूरा पैमाना, तो आप सबको आता होगा इसके बारे में ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो एक तो हम स्केल को यूनिट की फॉर्म में दिखा सकते हैं, और जब हम दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह की यूनिट सेम कर देंगे, एक रेशियो की फॉर्म में दिखाएंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन यानी निरूपक भिन्न कहते हैं। तो RF बराबर नक्शे पर माप अपॉन क्षेत्र की माप, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस होता है। ये ओरिजिनल डिस्टेंस कह दो या फिर ग्राउंड डिस्टेंस कह दो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब इनका ऊपर नीचे दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा तो इसको RF कह देंगे। यूनिट अलग अलग है, इक्वल की फॉर्म में दिखा रखा, तो ये स्केल है। स्केल को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है वो। तो उम्मीद है आपको पैमाना यहाँ पर समझ आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर आपको ये जो दिखा रखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, अगर मैं आपको इसका RF पूछूं तो आप RF बता नहीं सकते, 1 सेंटीमीटर अपॉन 5 मीटर। अब हमने नीचे वाले को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो 1/500 क्या आ गया, RF आ गया निकल के। तो ये क्या है, ये एक स्केल है आपका, स्केल, ठीक है, जैसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन के टर्म्स में दिखा रहे हैं। यहाँ तक सभी समझ पा रहे हैं। चलिए, अब जो स्केल होते हैं मेनली हम 2 टाइप के स्केल ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो हम प्लेन स्केल यूज़ करते हैं जिसे साधारण मापनी कहते हैं, एक डायगोनल स्केल यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण मापनी या विकर्ण पैमाना। तो जो प्लेन स्केल होता है इसमें ओनली हम 2 यूनिट को पढ़ सकते हैं, इकाई और दहाई, यानी कि यहाँ पर क्या, इट इज़ यूज टू रीड 2 डायमेंशंस, 2 माप को पढ़ सकते हैं, यूनिट एंड टेंथ, इकाई और दहाई को पढ़ सकते हैं सिर्फ। एंड जो डायगोनल स्केल होता है इसमें तीन डायमेंशन को भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रीड अप टू 3 डायमेंशंस, हम 3 डायमेंशंस को पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। यानी इसमें अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है तो आप यूनिट और टेंथ वाली दिखाएंगे सिर्फ। जैसे आपने यहाँ पर क्या क्या एक स्केल बना रहे हैं आप, सेंटीमीटर के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में और मिलीमीटर के बीच में, तो आप इन दोनों को दिखा सकते हैं, जबकि इसमें 3 दिखा सकते हैं, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से 3 दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह कोई भी 3 डायमेंशन आप इसमें दिखा सकते हैं इजीली। ये सभी को समझ आ रहा है ना। तो इसमें ओनली 2 डायमेंशन को रीड करते हैं, इसमें 3 डायमेंशन को हम रीड कर लेते हैं। तो ये था स्केल के बारे में, इतना आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि वर्नियर स्केल वगैरह बहुत कुछ होता है, बट आपके सिलेबस में स्केल पूरा चैप्टर नहीं है, बट छोटा सा डिस्कशन था, मैंने आपको बता दिया। ये मेन जो आपका पहला चैप्टर था ये पूरा कवर हो चुका है अच्छे से। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग एंड जो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में अंतर होता है, इन 2 टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बाकी कंप्लीट चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब इस चैप्टर को आप अच्छे से नोट्स बना करके तैयार कीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 2nd चैप्टर, जिसमें हम चेन सर्वे स्टार्ट करेंगे 3रे लेक्चर से। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा सा आज हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए उतना एक्टिव होकर के अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे चीज़ों को, मैनेज कीजिएगा प्लीज़ करके, ठीक है। बाकी रेगुलर रहेंगी आपकी क्लासेज अब। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।